Good afternoon, everyone. Now, the last time we just initiated with the discussion of the subject of taxation. That was the yesterday's first batch we had. और कुछ एलिमेंट्री बातें हमने की थी पिछली बार, वो एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने पिछली बार ऐसा कहा था कि आने वाले 2-3 दिन, इनिशियल 2-3-4 दिन हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉ. My subject is the subject of taxation, but I'll actually go into the subject after the basics. तो फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है. चौथा सब्जेक्ट है टैक्सेशन. टैक्सेशन में 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का है, वो मैं पढ़ाऊंगा. दूसरी बात ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो अपने को पढ़ना है, जिसमें बेसिकली इनकम टैक्स पढ़ना है. इनकम टैक्स का एक कानून है, हमको पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ का कानून पढ़ना है फॉर 60 मार्क्स. एंड वैसे तो लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सीए फाउंडेशन में कुछ लॉ पढ़ चुके हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट. पर भले ही हम कुछ लॉ पढ़ चुके हों सीए फाउंडेशन में, हमें लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए, लॉ क्यों होता है, लॉ का स्कोप क्या होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए. तो पहले मैं वही अपने डिस्कशन में एड्रेस कर रहा हूं. अब देखिए, वैसे लॉ जो चीज होती है वो वकीलों का डोमेन होता है, वो वकीलों से संबंधित चीज होती है. वकील लोग ही कानून वगैरह की बातें करते हैं. पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी लॉ पढ़ाया जा रहा है. क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिजनेस वगैरह से डील करते हैं. हमारे क्लाइंट जो है या हम खुद कहीं ना कहीं वी विल बी डीलिंग विद द कॉमर्स इन, राइट, टू विद द बिजनेस. तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, इट्स बेसिकली अबाउट द मर्केंटाइल लॉज, द बिजनेस लॉज, जो बिजनेस में काम आने वाले हैं, वो लॉ हमको बताए जाते हैं. और लॉ जैसे आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दे आर ऑल बिजनेस रिलेटेड लॉस. अब लॉ जो होता है, क्यों होता है, उसके कई लोगों ने उसका जवाब कल दिया था कि लॉ इसलिए होता है ताकि एक सिस्टमेटिक चीजें रहे, डिसिप्लिन रहे, हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, कभी भी कुछ लोगों में डिस्प्यूट्स हो तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, चीजों में यूनिफॉर्मिटी आ सके, एक चीज करने का एक स्टैंडर्ड तरीका रहे. कोई लोगों में झगड़ा हो, कोर्ट में जाए तो न्याय को मिल सके, लोगों को पहले से पता रहे कि क्या सही है क्या गलत है, और गलत करने से कहीं ना कहीं वो बचे, लोगों में डर रहे कि हम गलत कर देंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है. ऐसी बहुत सारी जनरल बातें बताई गई कि लॉ इसलिए होता है. अब ठीक है, लॉ होता है, और इंडिया में वी हैव लॉ, दुनिया के सभी देशों में कानून होता है. अब कानून को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ बेसिकली वो सब्जेक्ट होता है जो ट्रांजैक्शन, बिजनेस, सिटी डेवलपमेंट, सड़क वगैरह एक्सेट्रा सब्जेक्ट से संबंधित होता है. और क्रिमिनल लॉ रिलेट करता है कोई ऑफेंस से, कोई गुनाह से, कोई का मर्डर कर लिया, किडनैप कर लिया, झगड़ा कर लिया, उससे संबंधित होता है क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ की फील्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से बिल्कुल संबंधित नहीं, कि एज आई सेड हम तो बिजनेस से संबंधित लॉ की बातें करने वाले हैं अपने पूरे सीए कोर्स में. तो क्रिमिनल लॉ को साइड में रखते हैं. अपने को हिंदी मूवीज में देख सकते हैं कि मर्डर करने पे क्या होता है, बचपन से पता है, दफा 302 बचपन से अपन सुन रहे हैं, पर वो अपने सीए से कोई संबंधित नहीं. तो अब हो गया सिविल लॉ. सिविल लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट पे सिविल लॉ होता है. कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाना, जैसे कंपनी कैसे बनाना, फर्म कैसे बनाना, उसके लॉ आप पढ़ रहे हो. फर्म का पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी का कंपनीज एक्ट, एलएलपी का एलएलपी एक्ट, ऐसे कुछ लॉ आप पढ़ रहे हो, पढ़ोगे. ऐसे ही ट्रांजेक्शन कैसे करना, ट्रांजेक्शन में पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे रहेंगे,
उसके लॉ हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कुछ लॉ पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ोगे, जो भी है वो इट इज मोर रिलेटेड टू यू कैन से दी ट्रांजैक्शंस। उसके बाद अगली चीज आती है, ऐसी बहुत सारे लॉ हैं, तो इन सब लॉ में एक ब्रांच आती है टैक्स। सिविल लॉ का एक फील्ड होता है टैक्स का कानून। तो टैक्स के कानून में बेसिकली आप ये पढ़ोगे कि टैक्स अब लगेगा और कितना लगेगा। तो टैक्स में बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसके उदाहरण कल हमने क्लास में डिस्कस किए, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स, ऐसे उदाहरण हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके उदाहरण कल हमने क्लास में लिए, जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ऐसे कुछ टैक्स होते थे विच वर बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस। I'll address as I said, आने वाले 2-3 दिनों में मैं बेसिक्स की बात करूंगा। आज के डिस्कशन में मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा उस इशू। मैंने फिर ये कल बताया था, कल का डिस्कशन बता रहा हूं मैं तो अभी। कल ये बात हुई थी कि देखिए डायरेक्ट टैक्स सीए इंटर में 60 नंबर का है, सीए फाइनल में 100 नंबर, प्लस 100 नंबर का एक ऑप्शनल पेपर भी होता है वहां पे, इलेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें 100 नंबर का एट योर ऑप्शन। तो बेसिकली इट में गो अप टू 200 मार्क्स। इनडायरेक्ट टैक्स अभी 40 नंबर का है, जीएसटी सीए फाइनल में वो 100 नंबर का होता है। तो कंटेंटफुली बहुत सब्सटेंशियल हिस्सा आपके पूरे सीए कोर्स का टैक्स आपको पढ़ना है। पूरे सीए कोर्स में टैक्स इज गोइंग टू बी अ वेरी सब्सटेंशियल पोर्शन। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट से दो चीजों की उम्मीद तो सबको रहती है। एक, उसको अकाउंटिंग अच्छे से आती होगी, अकाउंटिंग का ही स्टूडेंट है अपन, अकाउंटिंग अच्छे से आती होगी और टैक्स अच्छे से आता होगा। ये उम्मीद सबको रहती है। सीए जनरली मिलता है, आप देखोगे अपने कोई रिलेटिव वगैरह सीए होंगे, तो उनसे कोई भी डिस्कशन होता है तो मेनली इट इज अबाउट टैक्स। अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं कोई पूछता है कि शादी में मिल गए वहां रिसेप्शन में पानी पताशे खाते हुए पूछ रहे कि अच्छा सीए साहब उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। वहां पूछेंगे तो शायद टैक्स की बात कर सकते हैं। तो टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ओपन फील्ड है, उसमें कोई भी कहीं भी आपको मिल सकता है, शादी में भी मिल सकता है, मैयत में भी मिल सकता है। मैयत में मिल गया, वहां पे अपन मिले, उनने पूछा साहब वो गांव की जमीन बेची अपन ने, इनकम टैक्स का क्या होगा, तो वहां भी अपने को इमीडिएटली आंसर देना पड़ सकता है कि इनकम टैक्स में उसका क्या होगा। राइट, वी हैव टू थिंक एन आंसर अबाउट इट। तो टैक्स एक ऐसा फील्ड है जो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का ब्रांडिंग उससे होती है कि टैक्स इनका एक्सपर्टाइज है, टैक्स एक बेसिक सब्जेक्ट है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को आना चाहिए। इसलिए क्या है कि अपने लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पढ़ाई के लिए भी, पढ़ाई के बाद सीए बनने के बाद, तो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कल मैंने एक आखिरी डिस्कशन ये भी किया था, व्हाई डू वी हैव टैक्सेस, टैक्स अच्छी चीज है, होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। तो सबने आंसर बताए, कुछ वो मैंने लिख दिए। किसी ने एक आंसर बताया था कि साहब देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए, टू रन द कंट्री, टू रन द कंट्री वी नीड टैक्सेस। तो दैट वाज वन ऑफ द अपरेंट रीजन कि देश चलाने के लिए सड़क बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, हाईवे बनाने हैं, डैम बनाने हैं, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, बहुत सारे खर्चे उनको करने, उसके लिए डेफिनेटली टैक्स की जरूरत है। फिर उसके बाद किसी ने एक चीज बताई कि टैक्स इसलिए चाहिए टू हैव इक्विटी। इक्विटी मतलब टू हैव जस्टिस, अमीरों से ज्यादा पैसा लो और वो पैसा लेकर गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज करो। दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ टैक्सेशन। अमीरों से पैसा लो और वो पैसा गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज करो। तो देयरफॉर वी नीड टैक्सेस फॉर कैनन ऑफ इक्विटी, ताकि अमीरों से पैसा लेके गरीबों के लिए यूज किया जा सके। एक और रीजन मैंने बताया था कि देखिए गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स टैक्स के जरिए चलता है। इकोनॉमिक्स और टैक्स इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लानी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कहीं पे,
तो टैक्स इंसेंटिव्स दे देती है सरकार। उनने कह दिया सब पे टैक्स लगेगा, पर जो सड़क बना रहा है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, जो डैम बना रहा है, जो पावर जनरेशन कर रहा है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे उन्होंने, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि गवर्नमेंट क्या करती है कि सब पे टैक्स लगेगा, पर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए इंसेंटिव जहां भी देना है वहां पे वो कह देती है कि टैक्स यहाँ पे हम माफ कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के रिसोर्सेज वहां पर चैनलाइज होने लगते हैं, लोग वो चीज करने लगते हैं। एक चीज और मैंने कल बताई थी कि देखिए वैसे तो दुनिया में ऑलमोस्ट सभी देशों में टैक्स होता है, पर दुनिया में करीबन 40 ऐसे देश हैं, टेरिटरीज हैं, जहां पर टैक्स नहीं है। उनको हम लोग कहते हैं टैक्स हेवंस। ठीक है। वहां पर टैक्स क्यों नहीं है, उसका एक एक रीजन ये था कि वो बहुत सरप्लस में है। दे हैव ऑलरेडी सफिशिएंट रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे दुबई का एग्जांपल लिया था, कुवैत का एग्जांपल लिया था, तो उनके पास ऑयल रिसोर्सेज बहुत हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, देयरफॉर टैक्स की जरूरत नहीं है उनको, तो वैसे ही देश अपना चला लेते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे डोंट कलेक्ट टैक्सेस। ऐसे ही कुछ और दूसरा एक रीजन किसी ने दिया था कि साहब टैक्स का इंसेंटिव दे देती है कुछ सरकार ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। मैंने स्विट्जरलैंड का इसका एग्जांपल लिया था कि देखिए स्विट्जरलैंड अंडर डेवलप्ड था, उन्होंने क्या किया, बेसिकली ये किया कि टैक्स फ्री कर दिया उस देश को, आप हमारी बैंक में पैसा रखो, टैक्स नहीं लगेगा, प्लस हम ये भी किसी को नहीं बताएंगे कि किसने पैसा कितना जमा किया है। स्विस बैंक में एक सीक्रेट अकाउंट खोल लो आप, तो उनकी बैंक को पैसा मिल गया, बैंक को पैसा मिल गया, बैंक ने वो इंडस्ट्रीज को दे दिया, इंडस्ट्री डेवलप हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला तो परचेजिंग पावर आई, पैसा खरीदने को बहुत सारा पैसा आ गया, और इकोनॉमिक साइकिल चल दी। ऐसे ही साउथ चाइना में यही स्टोरी हुई कि उन्होंने कुछ अच्छे एरियाज डेवलप किए, डेवलप करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया और टैक्स इंसेंटिव दे दी। दुनिया भर की इंडस्ट्रीज से कहा आप हमारे देश में आओ, बिजनेस करो, हम आपसे इनकम टैक्स भी नहीं। दुनिया की इंडस्ट्रीज वहां पर आई, वहां पर आकर बिजनेस किया, टैक्स फ्री था, वो बिजनेस करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते थे। चाइना को क्या फायदा हुआ, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, फॉरेन करेंसी आई बाय एक्सपोर्ट्स, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट मिला तो परचेजिंग पावर आई, परचेजिंग पावर आई तो इकोनॉमिक साइकिल चल गई। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। और कुछ हद तक इंडिया में भी हमने एसईजेड के कंसेप्ट को दिया है कि हम भी टैक्स हेवंस बनाएंगे, यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बेसिक से डिस्कशन था कल का। अब उस डिस्कशन को अपन आगे ले जाते हैं। तो सबसे पहले अपन वही बात कर लेते हैं जो अभी, राइट, यू आस्क्ड द क्वेश्चन, तो उसी को मैं एड्रेस करता हूं। हमने टैक्स को क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? Let me ask it to you. I believe somebody would be aware, कभी सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? यस प्लीज। ओके, डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, ऐसा आपका कहना है, और इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली देते हैं, मतलब थ्रू समबडी देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड थ्रू समबडी, ऐसा जो आपने कहा मैं लिख रहा हूं, मेरा व्यू मैं बताऊंगा। हाँ जी, ओके, इट्स नॉट वर्किंग, नॉट टू वरी, अभी आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। जिस टैक्स का बर्डन अगर शिफ्ट हो सकता है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। वेरी गुड। सो बर्डन ऑफ टैक्स अगर शिफ्ट हो जाता है तो वो इनडायरेक्ट है, और शिफ्ट नहीं हो पाता है तो वो डायरेक्ट है। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? चलिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ, एनीबडी एल्स ऑनलाइन, एनीबडी would like to answer? Okay, we have answers coming up. हाँ जी,
Yes. Some technical answers are there. Indirect tax paid by the end customer. Indirect tax is paid by the end customer. Direct tax is paid maybe not by the end customer. एक है incidence is on same person in direct tax, whereas incidence is on different person. Okay, ऐसा किसी ने कहा, ऐसा सुना है कि कभी इंसिडेंस इंसिडेंस अगर सेम पर्सन पे है तो डायरेक्ट है, डिफरेंट पर्सन पे है तो इनडायरेक्ट है, ऐसा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनकम पे नहीं लगता है वो इनडायरेक्ट है। तो जैसे वेल्थ टैक्स होता है, वो तो वेल्थ पे लगता है, तो वो अपन ने एग्जांपल में डायरेक्ट लिया। प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, यू ट्राइड, दैट इज वेरी गुड। ओके, तो कुछ और आंसर्स बहुत सारे आ गए, बहुत सारे सही भी हैं। तो अब मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, वन सिट फॉर ऑल अपन उसको समझ के खत्म करते हैं, ताकि एज अ प्रोफेशनल हमें वो चीज फाइनली पता रहे। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है लेवी और एक होता है बर्डन। लेवी का मतलब होता है कि ये टैक्स मांगा किससे जा रहा है, दैट इज बेसिकली अ लेवी। और बर्डन का मतलब होता है कि ये टैक्स किसकी जेब से जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पर लेवी एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, जिससे टैक्स मांगा जा रहा है उसी की जेब से टैक्स जाएगा, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पर लेवी एंड बर्डन इज ऑन डिफरेंट पर्संस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे हमने कहा इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज व्हाट आई सेड, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। अब इनकम टैक्स डायरेक्ट कैसे है समझना, तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मैं साल में 20 लाख रुपए इनकम कमाता, ठीक है, एग्जांपल 20 लाख रुपए मैंने कमाए, इस 20 लाख पे इनकम टैक्स लगता है, इनकम कमाने पे इनकम टैक्स लगता है, तो मान लो 20 लाख रुपए पे 5 लाख रुपए इनकम टैक्स लगता है। ये 5 लाख रुपए कौन देगा? मैं दूंगा। मैंने 20 लाख रुपए कमाए, ये 5 लाख रुपए मेरी जेब से जाएंगे, तो ये टैक्स 5 लाख रुपए मुझे देना है। देने के बाद हो सकता है मेरे पास अब 15 लाख ही बचे, पर ये 5 लाख रुपए का टैक्स मेरी पॉकेट से जाएगा। और ये टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। टैक्स भरने की जिम्मेदारी भी मेरी है और टैक्स भी मेरी जेब से जाएगा, तो ये है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जैसे अपन ने एग्जांपल लिया जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप किसी मोबाइल की शॉप पे गए, बाजार में शॉपिंग करने गए। अब आप हो बायर, कस्टमर, और आप किसी दुकान पे गए, दुकानदार है सेलर। आपको मान लो एक 40,000 रुपए का मोबाइल अच्छा लगा, आपने कहा 40,000 का मोबाइल खरीद लो, खरीद लिया। बायर 40,000 का मोबाइल पसंद आया, दुकानदार ने बिल बनाया। बिल क्या बनाया? 40,000 मोबाइल के प्लस जीएसटी। जीएसटी मान लो सिंप्लिसिटी के लिए 10% होता है, तो जीएसटी उन्होंने ऐड कर दिया 4,000 रुपए, और अपने से बिल में 44,000 मांगी। ने बिल को 2 बार पढ़ा, मोबाइल तो 40,000 का था, तो उनने बोला एक स्टार भी तो लगा था, नीचे लिखा था जीएसटी एक्स्ट्रा, जीएसटी जो है वो एक्स्ट्रा। तो अब अपन ने 44,000 रुपए दुकानदार को दे दिए, अपन तो निकल के आ गए दुकान से। दुकानदार की जिम्मेदारी है कि
40,000 जो उसने लिए वो तो खुद रखेगा, पर जो 4,000 रुपए लिए वो 4,000 उसको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, टैक्स। सो ही हैज टू गिव इट टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे? क्योंकि टैक्स का बोझ किसके ऊपर है? बायर के ऊपर। टैक्स गया फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द बायर। बायर ने 4,000 रुपए दिए, पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी किस पे डाली है? दुकानदार पे, सेलर। सेलर की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी कलेक्ट करे और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करे। दैट इज द लेवी इज ऑन द सेलर, बट द बर्डन इज ऑन द बायर। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, टैक्स हमेशा अमीरों पे लगता है, तो अमीरी का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स में अमीरी का क्राइटेरिया यह है कि जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा अमीर है। किसी ने 20 लाख रुपए साल के कमाए, पैसे वाला है, वो 5 लाख रुपए देने हैं। तो दैट इज, इनकम जो ज्यादा कमा रहा है उस पर इनकम टैक्स लग रहा है, ये उनका क्राइटेरिया है। जीएसटी का क्राइटेरिया है परचेजिंग पावर, खर्चे करने की कैपेसिटी। मैं अगर बाजार में जाके 40,000 का मोबाइल खरीद सकता हूं तो मैं अमीर हूं। अमीर हूं, मुझे टैक्स देना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ परचेजिंग पावर। तो दैट इज द क्राइटेरिया। कंजम्पशन करने की एपिटाइट है मेरी, कंजम्पशन करने की हिम्मत है, उसको हम कह सकते हैं कंजम्पशन पे टैक्स लगता है। वो इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, जीएसटी लगता है कंजम्पशन पे, खर्चा करने पे। ठीक है, जैसा भी है, basically I hope you are able to understand what is a direct tax and what is an indirect tax. Direct tax में the levy and burden is on the same person. Indirect tax में the levy and burden is on a different person. ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में मैं कमा रहा हूं, मेरी जेब से टैक्स जाएगा, मुझे ही देना है। जीएसटी में मेरी परचेजिंग पावर है, खर्चा कर सकता हूं, तो मैं दुकान पे जाके जब दुकानदार से कुछ खरीदूंगा, दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो मुझसे टैक्स लेगा और वो सरकार को जमा करे। दैट इज एन इनडायरेक्ट। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। इफ द लेवी एंड बर्डन इज ऑन सेम पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। द लेवी एंड द बर्डन इज ऑन डिफरेंट पर्सन, देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक तो ये अंतर हो गया। एक और अंतर होता है, हम कहते हैं, ऐसा सेंटेंस हो सकता है आपने कभी सुना हो, ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव एंड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव एंड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। सुना है कभी ऐसा? कुछ लोगों ने तो सुना है, तो चलो अच्छी बात है। बाकी मैं समझाऊंगा इसको, आज नहीं समझा रहा हूं, आने वाले 1-2 दिन में समझाऊंगा व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव एंड व्हाट इज अ रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। आई विल एक्सप्लेन इट समटाइम्स। अभी अपन उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अपन ने ये समझ लिया कि डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव है, बढ़िया हो गया। नाउ विद दिस आल्सो सेड एंड डन, अब हमें कुछ चीजें और पढ़नी है। मैंने कहा बेसिक्स पढ़ा रहा हूं अभी, तो बेसिक्स की बात करता हूं। अब देखिए, एक चीज मुझे ये बतानी है कि लॉ के कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं दुनिया भर में। लॉ के कौन से सिस्टम्स होते हैं, फिर अपन बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में कौन सा सिस्टम है वो भी बता दूंगा। फिर दूसरा सवाल आएगा कि इंडिया में हाउ लॉ इज मेड, कानून कैसे बनता है इंडिया में, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कानून कैसे बनता है, ये तो ठीक है, कानून कौन से सब्जेक्ट पे बन सकता है। ठीक है, ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स लॉ कैन बी मेड।
तो ये अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद ये भी समझ लिया कि देखो कानून कैसे बनता है, किन सब्जेक्ट पे लॉ बनता है। ठीक है। फिर इनकम टैक्स का कानून फाइनली कैसे बना होगा, और बन भी सकता था कि नहीं, ये बात आ जाएगी कि देखो कानून ऐसे बनता है तो इनकम टैक्स का भी कानून ऐसे ही बना होगा। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनता है, तो शायद इनकम टैक्स का लॉ भी बन सकता होगा तभी बना। उसके बाद बात आएगी कि इनकम टैक्स के लॉ को पढ़ने का क्या क्या सोर्स है, व्हाट इज द सोर्स टू रीड द इनकम टैक्स लॉ। और फिर फाइनली एक दो चीजें अपने को पढ़नी है, जैसे प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव सिस्टम है ना, ये शब्द अपन ने अभी बोला। ऐसे एक दो बातें और पढ़ती है, वो और पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपन एक्चुअली इनकम टैक्स चालू कर सकते हैं। तो मैं अब आपको पहले बताता हूं लॉ सिस्टम्स क्या होते हैं। दुनिया भर में बेसिकली दो तरह के लॉ सिस्टम्स होते हैं। एक होता है कॉमन लॉ सिस्टम, और एक होता है सिविल लॉ सिस्टम। सुना है ऐसा कभी? देखो अभी आपने फाउंडेशन में तीन चार लॉ पढ़ लिए, तो मैं कुछ उम्मीद भी कर सकता हूं कि हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो। तो दुनिया भर में यू हैव एक्चुअली टू सिस्टम्स ऑफ लॉ, कॉमन लॉ सिस्टम एंड सिविल लॉ सिस्टम। सुना ऐसा कभी किसी ने, कोई अपनी बैच में, दैट यू हैव दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लॉ इन द वर्ल्ड? ऑनलाइन एनीबडी? नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जो मैं कहूंगा वो ही सही है। ठीक है। सुना होता है तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ये हो जाती है, हमने तो सर कुछ और सुना था, आप कुछ और बता रहे हो, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, कुछ एक दो लोग हैं कह रहे हमने सुना है, तो देखो आपने क्या सुना है देख लेना। हुआ कुछ ऐसा, आज से करीबन 250-300 साल पहले दुनिया भर में देयर वॉज ओनली वन सिस्टम ऑफ लॉ, और वो सिस्टम ऑफ लॉ होता था कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम क्या होता है? जहां पर कोई लिखित कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ नहीं होता है। जैसे राजा ने कह दिया आज से सबको इनकम टैक्स लगेगा, बस राजा ने जो कह दिया वही कानून है। कोई एक्ट तो पास नहीं किया उन्होंने। ठीक है। जैसा मैंने कल भी बताया था कि अकबर और बीरबल के समय, या महाभारत के समय, या रामायण के समय अपन ने ऐसा सुना तो नहीं कि राम जी इस एक्ट में देख के न्याय करते थे। देयर वाज नो एक्ट बेसिकली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वहां पर जो सिस्टम ऑफ लॉ होता था वो ओरल होता था, कॉमन सेंस और लॉजिक पर बेस्ड होता था। राजा ने कह दिया, बस वो ठीक है, दैट इज व्हाट वाज द सिस्टम। दो लोगों में झगड़ा हुआ, अदालत तो होती नहीं थी, तो राजा के दरबार में चले गए। राजा ने दोनों पक्षों को सुना, कोई एक्ट वगैरह नहीं देखा। उनको सुनने के बाद अपने कॉमन सेंस से न्याय किया। एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान से बिना पूछे मिठाई उठा के खा ली, झगड़ा हो गया दुकानदार और राजा के बीच, दुकानदार और उस व्यक्ति के बीच में। दुकानदार का कहना है इसने चोरी की मिठाई, उस व्यक्ति का कहना है साहब मेरे को भूख लग रही थी, भूख लग रही थी, पैसे नहीं थे, मिठाई खा ली। अब ये लोग पहुंचे राजा के यहाँ, तो राजा के सामने दोनों ने अपना पक्ष रखा। दुकानदार ने कहा साहब ये तो क्लियर कट बात है, इसमें क्या कंफ्यूजन है, ये दुकान पे आया मेरे से पूछा भी नहीं, पैसे भी नहीं दिए, मिठाइयाँ खा ली, तो चोरी है ये, तो इसको 100 कोड़े मारे जाएं साहब। ठीक है। और मेरा पैसा मेरे को दिलवाया जाए। और उस व्यक्ति का कहना है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, ये तो राजा की गलती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। ने राजा को चैलेंज कर लिया। उसने कहा देखो राजा की जिम्मेदारी है कि प्रजा समृद्ध रहे, यश और करना। अगर मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसका जिम्मेदार राजा है, तो इसलिए मेरे को, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे भूख लगी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने वहां पे जो दिखा खा लिया। अब हो सकता है राजा बहुत अच्छे मूड में हो और राजा को लगा कि सही बात कर रहा है,
तो राजा ने कहा जाओ मजा करो और 2 मिठाई खाओ, ठीक है, और इनके जो भी पैसे हैं वो दिए जाए इनको, ठीक है। या हो सकता है राजा बहुत गुस्से में हो, आज सुबह ही रानी साहिबा से झगड़ा हुआ है, अच्छा मन नहीं है। उनने कहा ऐसे कैसे मिठाई उठा के खा ली, हाथी से कुचलवा दो इसको। नहीं नहीं, ऐसे चोरी करना बहुत बुरी बात है, एग्जाम्पलरी होना चाहिए। वी नीड टू बी एग्जाम्पलरी, ऐसा सजा देंगे इसको कि पूरे राज्य में कोई चोरी करने की हिम्मत ना करे। तो उनने ऐसा कर दिया, राइट। तो वहां पर इट वॉज वेरी सब्जेक्टिव, वहां पर कोई लिखित कानून नहीं था, कॉमन सेंस पर लॉ चलता था। अब ये जो सिस्टम ऑफ लॉ होता था ये अपने आप में अच्छा था, क्योंकि ये कॉमन सेंस लॉजिक पर न्याय ओरिएंटेड था, जस्टिस ओरिएंटेड था। राजा इतने समझदार होते थे, उनके पास जो मिनिस्टर्स होते थे वो इतने समझदार होते थे कि वो एक फेयर जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच रखते थे। ऐसी बातें थी। पर समय के साथ देखा गया कि ये सब ऐसा नहीं हो रहा है, समय के साथ राजा उतना अच्छा जस्टिस नहीं कर पा रहे, वो पर्सनल बायस्ड पे चलते हैं कि इसको सजा दे दो, इसकी शक्ल ही पसंद नहीं आई तो मरवा ही दो उसको, कि जो मन में आ जाए, राजा है वो तो ऐसा होता था। तो देयर वॉज अ वेरी नोन लीडर, आपने सुना होगा उनका नाम, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन, नेपोलियन ने कहा कि ये जो किंग सिस्टम है और कॉमन सेंस पे चल रहा है कानून, अभी राजा वाला सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम हमको खत्म करना है। उन्होंने कहा कि हमको एक रिटर्न कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ बनाना चाहिए, और इस कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ में हर चीज को लिख देना चाहिए, ताकि कभी भी कोई लोगों के बीच में झगड़ा हो तो वो उनको पता रहे कि क्या सही है क्या गलत है, और राजा को भी डिस्क्रिशन कुछ भी ना रहे, जो मर्जी आए वो कर दे, राजा उस कानून के हिसाब से ही न्याय करे। तो ये उनका सोच था। उन्होंने एक सिविल कोड दिया था, कॉमन सिविल कोड ऑफ 1804। ये दुनिया का पहला लिखित कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ था। इसके पहले कोई लिखित कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ नहीं होता था, कॉमन सेंस पे चलता था, ठीक है। तो उन्होंने जो 1804 का कॉमन सिविल कोड दिया, इसके बाद दुनिया भर में ये बात आ गई कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, राइट। रोमन्स का काफी बड़ा एम्पायर था, तो उनके अंडर जो आती थी, उनकी जो कॉलोनीज थी, उन्होंने सब ये सिस्टम फॉलो करना चालू कर दिया। वैसे भी डेवलप्ड कंट्रीज उस समय जो थी, मतलब जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी मेनली, तो उन्होंने ये सिस्टम लागू करना चालू कर दिया। यूनाइटेड किंगडम ने भी ये सिस्टम लागू करना चालू कर दिया, कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ, लिखित कानून रहेगा। और यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी थी इंडिया। तो 1857 की लड़ाई के बाद, 1860 से जब ब्रिटिश इंडिया हो गया बेसिकली, उसके बाद से उन्होंने भारत में भी कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ लागू कर। सो वी हैव सिविल लॉ सिस्टम, जहां पर एक कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ होता है, लिखित कानून होता है, और कानून जो कहता है बस वही सही है, उसी हिसाब से हमको चलना है। यहां पर राजा पे, जज पे डिस्क्रिशन नहीं है कि जो मन में आए वो कर ले। कानून में हर चीज का जवाब दे दिया कि ऐसा ही करना है, कोई में झगड़ा हुआ यही सही है। हर व्यक्ति का अपना पक्ष रहता है, साहब मैंने उसको गोली मारी तो मेरा भी पक्ष है कि साहब मेरे को प्रॉब्लम थी उससे इसलिए गोली मारी, उसका भी पक्ष होगा, उसके परिवार वालों का कि साहब इन्होंने तो मर्डर कर दिया, फांसी की सजा दी जाए। तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जज के सामने ज्यादा डिस्क्रिशन नहीं रहे, उनको कानून के हिसाब से न्याय करना है। दैट इज द सिस्टम विच इज द सिविल लॉ सिस्टम, वेयर वी हैव अ रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ। एंड कॉमन लॉ सिस्टम, जो कि पुराना सिस्टम है, आज भी कुछ देशों में कुछ हद तक वो चलता है, वो सिस्टम कॉमन सेंस और लॉजिक पर चलता है। वहां कोई लिखित कानून नहीं है, ओरल कॉमन सेंस पर लॉ चलता है, ठीक है। इंडिया इज अ सिविल लॉ सोसाइटी, वी हैव अ सिविल लॉ सिस्टम। ऐसे ही ऑलमोस्ट दुनिया के सभी देशों में दे हैव अ सिविल
लॉ सिस्टम, कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ होता है। एक्ट होती है, कोड होता है, जो भी वो नाम देते हैं, उसमें लिखा रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कानून है। ठीक है। बहुत ही रेयर कुछ देश होंगे, मतलब आई एम ऑल्सो अंडर अ फिक्स की कोई एग्जांपल आपको बताऊं, ऐसे शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसमें शायद ही कोई चीज पर कानून नहीं होगा। बाकी जनरली वी हैव अ सिविल लॉ सिस्टम। ठीक है। अब इंडिया में आप देखो, व्हाई वी हैव अडॉप्टेड अ सिविल लॉ सिस्टम। कहां से आया इंडिया का लॉ, कहां से आया? यूके से आया। ठीक है, क्योंकि हम उनकी कॉलोनी थे उस समय 1860 में। तो इंडियन लॉ सिस्टम अडॉप्ट्स द यूके लॉ सिस्टम। क्यों अडॉप्ट किया? मैंने उसका रीजन बताया कि हम उनकी कॉलोनी थे, उन्होंने कॉमन लॉ को हटा के सिविल लॉ सिस्टम अडॉप्ट किया, तो हमने भी सिविल लॉ सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। और यूके ने ये सिस्टम कहां से अडॉप्ट किया? रोमन्स, नेपोलियन, लैटिन कंट्रीज से अडॉप्ट। ठीक है, लैटिन कंट्रीज जो हैं उनसे वो सिस्टम अडॉप्ट किया। तो हम लोग अपने इंडिया में कई बार देखते हैं लॉ पढ़ते हुए कि हमारे लॉ में लैटिन वर्ड्स होते हैं। क्यों होते हैं लैटिन वर्ड्स? बिकॉज हमारा लॉ जिससे डिराइव हुआ है वो ओरिजिनली इट इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, तो इसलिए हम लैटिन वर्ड्स यूज करते हैं। वॉइड एब इनिशियो, क्विड प्रो क्यू, फाउंडेशन में कुछ किए होंगे आपने वर्ड्स यूज। तो व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दैट वर्ड्स, कहां से आ गए वो अपने को? क्योंकि अपना लॉ का ओरिजिन वहां से हो रहा है, दुनिया भर के लॉ का ओरिजिन वहां से हो रहा है। ठीक है। तो दैट इज राइट, जस्ट पहला अपना पॉइंट हो जाता है इसके साथ कि दुनिया भर में लॉ सिस्टम्स कौन से हैं। ठीक है, बेसिकली दो हैं, सिविल एंड कॉमन लॉ। एंड सिविल लॉ इज अ रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ, तो इंडिया में हम फॉलो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैंने इतिहास बताया उसका। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ अ लॉ इज मेड। अब देखिए, अपना भारत जो है उसमें हम कानून है, लिखित कानून है, ये बात हो गई। पर ये कानून बनता कैसे है? इंडिया में अगर अपने को कोई सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो कैसे बनेगा? स्कूल में पढ़ा हो सकता है आपने, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि लॉ कैसे बनता है। इस पे कोई भी सब्जेक्ट पे मान लो लॉ बनाना है अभी, तो कैसे, हाउ अ लॉ इज पास्ड? यस, मोस्ट ऑफ यू हैव द आंसर। द आंसर इज, पहले एक बिल ड्राफ्ट किया जाएगा, वो बिल जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। दोनों इस बिल को पास करेंगे विथ मेजॉरिटी, और इसको पास करने के बाद इस पे प्रेसिडेंट साइन करें। जैसे ही इस पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं, दिस बिल विल बिकम एन एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई कानून पास करना है तो ये प्रक्रिया है। स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे यहां पर कानून बनाती है। अपने देश में जो सिस्टम है, आपको पता होगा, दो लेवल पे है। सेंटर को भी कुछ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई कानून बनाना है तो वो क्या करते हैं कि पहले एक बिल बनाते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं दिल्ली में, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस उसको पास करते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन कर देते हैं। तो दिस बिल बिकम्स एन एक्ट। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाना है तो क्या करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट एक बिल बनाती है, वो बिल वहां की के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा जाता है, विधानसभा और विधान परिषद में रखा जाता है। दोनों हाउसेस उसको पास करते हैं, और गवर्नर ऑफ द स्टेट उसको साइन करते हैं। तो ऐसे वो बिल बिकम्स एन एक्ट। स्कूल में ऐसा पढ़ा हो सकता है आपने, आई एम नॉट श्योर, सिविक्स था। सिविक्स अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता था, देखो सबका फेवरेट सब्जेक्ट था। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज एक कमाल का सब्जेक्ट था। ठीक है, मतलब एक एलसीएम था वो, सबको
इक्वली पसंद आता था, बहुत ज्यादा पसंद आता था, इक्वली एकदम। नींद आ जाती थी जैसे ही चालू होता था वो। तो वो वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट में क्या होता था कि ऐसा सब पढ़ाया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ बातें आपको याद होगी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स होते थे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती थी, वो सब पढ़ाया जाता था। उसमें से ये भी बताया जाता था कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी सिस्टम जहां पर कानून कैसे बनता है। हर सब्जेक्ट पे कानून ऐसे बनता है। अभी देखो आप, जैसे अपन एग्जांपल ले एलएलपी एक्ट, रिसेंट कानून की बात कर रहे हैं। तो एलएलपी एक्ट कैसे बना होगा, पहले आया होगा एलएलपी बिल, फिर वो पार्लियामेंट ने पास किया होगा, और पार्लियामेंट के पास करने के बाद प्रेसिडेंट ने उसको साइन किया होगा। तो एलएलपी बिल बिकेम एलएलपी एक्ट। ये कब हुआ होगा, 2008 में। तो एलएलपी एक्ट 2008। ऐसे ही कंपनी का लॉ बना, अभी रिसेंट बना ना, कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या हुआ होगा, कंपनी का बिल आया होगा, कंपनीज बिल, पार्लियामेंट ने उसको पास किया होगा, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया होगा, एंड इट बिकेम कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे ही जीएसटी का कानून और बाद में आया, जीएसटी एक्ट 2017। तो जीएसटी का बिल आया होगा, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा हुई होंगी, किसी ने कहा होगा जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किसी ने कहा होगा इट इज गुड एंड सिंपल टैक्स, किसी ने कहा होगा गब्बर सिंह टैक्स। ऐसी बातें हुई, वहां ऐसी बातें होती है पार्लियामेंट में, आपको पता है, लोग गले मिलते हैं, आंख मारते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब वी हैव अ वेरी कॉर्डियल असेंबली। तो वहां पे बहुत अच्छा सब चला होगा, और ये सब होने के बाद पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया होगा, फाइनली वोटिंग होके इट बिकेम जीएसटी एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने साइन किया। ऐसी 1961 में इनकम टैक्स का कानून बना। 1961 में उन्होंने रखा इनकम टैक्स बिल, इसको पार्लियामेंट ने पास किया, दोनों हाउसेस ने पास किया, प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया, और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद इट बिकेम इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो दैट इज हाउ एवरी लॉ इज मेड। अब ये भी क्लियर हो गया कि भाई कानून बनता कैसे है। पार्लियामेंट बनाती है कानून, पार्लियामेंट को पावर है कानून बनाने का। आपको ये पता होगा कि हमारे संविधान में 3 पिलर्स हैं। कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट। उस कानून को लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स, सरकारी एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट। उस लॉ को लागू करते हैं एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, द गवर्नमेंट, ठीक है, वो लोग इसको लागू करते हैं। और फिर कानून सही बनाए कि नहीं, कानून सही लागू हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करती है जुडिशरी। सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, वी हैव 3 पिलर्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट, लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव्स, उस लॉ को लागू करने वाले, एंड द जुडिशरी। जो कानून बना है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज द सिस्टम वी हैव। काफी सोच समझ के हमारा संविधान लिखा गया है, ठीक है, बहुत सोच समझ के चीजें लिखी गई। तो ये सब बातें, कोई लोग ऐसे मजाक में भी कहते हैं कि देखो 4th पिलर भी है हमारे संविधान का, एंड दैट इज मीडिया। मीडिया इज द 4th पिलर, जो इन सबको चेक करती है, पार्लियामेंट वगैरह सबको चेक करती है, जुडिशरी तक को चेक करती है, दे रिपोर्ट इट टू द पीपल ऑफ इंडिया कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो दैट इज द मीडिया, ऐसा लोग कहते हैं, जर्नलिस्ट एंड मीडिया लोग, ऐसा वो लोग कहते हैं कि मीडिया इज द 4th पिलर। हाउ ट्रूथ इट इज, दे बेटर नो। चलो ये हो गया अभी कानून, ये सिस्टम्स क्या हैं,
कानून कैसे बनता है। तीसरी चीज आती है किन सब्जेक्ट पर लॉ बन सकता है, किन सब्जेक्ट पर लॉ बन सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, पार्लियामेंट को पावर है कानून बनाने का। तो पार्लियामेंट ने सोचा ये तो सही पावर है, हमने जो लिख दिया वो कानून बन गया। ऐसा पावर किसके पास है? हमारे पास है, पार्लियामेंट के पास। जो हमारे मन में आया वो कानून बना दो। उन्होंने कहा कानून बनाते हैं, अब टैक्स लगाना है, बहुत पैसे की जरूरत है देश में, बहुत कमी है अभी पैसे की, सरकार को पैसा चाहिए, क्या करें? उन्होंने बोला इनकम पे टैक्स लगाओ। ठीक है साहब, लगा ही रहे हैं। ठीक है, गुड्स बाइंग सेलिंग पे टैक्स लगाओ, ठीक है वो भी लगा देते हैं। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हंसने पे टैक्स लगाओ। तो समझ के हंसना, हंसने पे टैक्स। एक बिल बनाया, पार्लियामेंट में पास कराया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, हैप्पीनेस टैक्स बन गया। जो ज्यादा हंसता है वो ज्यादा अमीर है, खुश रहता है ना वो, उससे ज्यादा टैक्स लेंगे। हैप्पीनेस टैक्स, एक बार हंसे 50 रुपए टैक्स, और जो ज्यादा जोर से हंसा 1000 रुपए टैक्स। पूरे साल का हिसाब बनाओ, कितनी बार हंसे टैक्स दो। मन में आ गया, बना दिया कानून। फिर उनने एक कानून बनाया और उन्होंने बोला कि जो लोग चश्मा लगाते हैं बेचारे कमजोर है, चश्मा लगाना पड़ता है। जो चश्मा नहीं लगाते हैं वो ज्यादा अमीर है, ज्यादा हैप्पी है, ज्यादा वेल्दी हैं, उनकी नेचुरली दे आर ब्लेस्ड। तो जो चश्मा नहीं लगाते हैं उनको टैक्स लगाएंगे, कि जो चश्मा लगाते हैं उनके बेनिफिट में इसको यूज किया जाए। तो ऐसा कुछ भी, मतलब माय पॉइंट इज दे नाउ आर गोइंग हैपहैज़र्ड, कुछ भी लिख दो जो मन में आ गया। उनने खाना खाने पे टैक्स लगा दिया, जो मन में आ जाए, मतलब वॉट एवर यू थिंक। हंसने पे टैक्स लगा दिया, सांस लेने पे टैक्स लगा दिया। सांस लोगे, क्यों ले रहे हो, तो टैक्स दो। तो कुछ भी मन में आ गया उनके, वॉट एवर आई मीन। सो द पॉइंट इज, गवर्नमेंट को पावर है कि वो लॉ बना सकते। तो क्या कोई भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते, कुछ भी कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। हमारा संविधान जब लिखा गया तब उनके दिमाग में भी ये प्रश्न आया होगा। तो लॉ, पार्लियामेंट को ही अगर सारा पावर दे दिया तो पार्लियामेंट तो कुछ तो भी लॉ बना देगी किसी दिन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा, उन्होंने एज आई सेड बहुत सोच समझ के हर चीज की। उन्होंने ये कहा कि हम सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे देते हैं और केवल इन्हीं सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है। उन्होंने बकायदा संविधान में एक चैप्टर लिखा जो चालू होता है संविधान के आर्टिकल 245 से और खत्म होता है 255 तक। जैसे एक्ट में होते हैं सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं आर्टिकल। ठीक है, स्कूल में आई डोंट नो आपको ऐसा याद हो, कभी ऐसा पढ़ो, आर्टिकल। आर्टिकल्स आर बेसिकली सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स है उनका नाम हम देते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो उन्होंने आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक एक चैप्टर लिखा। जैसे अपन सुनते हैं ना आर्टिकल 370A खत्म हो गया, द वर्ड इज आर्टिकल। ठीक है, इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि हमारी पार्लियामेंट सेंटर की भी और स्टेट की भी कौन कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, ये उन्होंने लिस्ट दी। उन्होंने ये कहा कि लॉ बनाया जा सकता है केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर जो 7th शेड्यूल में दिए हैं। केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है जो 7th शेड्यूल में दी। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे अनेक्जर्स लगा दिए, अनेक्जर 1, अनेक्जर 2, अनेक्जर 3। और अनेक्जर को कानून की भाषा में हम लोग कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो अनेक्जर नंबर 7 है उसमें सब्जेक्ट बताए, केवल इन्हीं सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है। इन सब्जेक्ट में दी गई है, 7th शेड्यूल में दी गई है
3 लिस्ट। लिस्ट 1, इसमें बताए हैं वो सब्जेक्ट जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, इसको उन्होंने नाम दिया यूनियन लिस्ट, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लिस्ट 2, इसमें उन्होंने दिए हैं वो सब्जेक्ट जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, नाम दिया उसका स्टेट लिस्ट। और एक लिस्ट 3, इसको नाम दिया कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें बेसिकली वो सब्जेक्ट दिए हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते, दोनों मिलके इस पे लॉ बनाएंगे, कॉन्करेंटली दोनों मिलके इस पे लॉ बनाएंगे। हमारे जब आज़ादी हुई थी तो हमने एक्चुअली जो सिस्टम बनाया था उसमें स्टेट्स को भी कुछ पावर देनी थी, सेंटर को भी कुछ पावर रखनी थी। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना था कि सब पावर सेंटर के पास न रहे, सब पावर स्टेट के पास न रहे। तो उन्होंने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। आपने कभी स्कूल में सुना हो फेडरल सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम होता है, अपने यहाँ सब चीजों का मिक्स है। We have a unitary system with a curve towards federal system. Some people say like that. So what happens is basically हमारे यहाँ सब चीजों का मिक्स है। तो हमने कुछ पावर सेंटर को देनी थी, तो हमने बता दिया लिस्ट, ये वो सब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कुछ पावर स्टेट को देनी थी, ये वो सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कुछ चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाई तो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया कि दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। ऐसे 3 लिस्ट दे दी। अपन जो सीए में पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट्स बेसिकली आते हैं इन दी लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं पॉइंट, सीरियल नंबर 1 2 3 4, ऐसे 97 पॉइंट्स हैं। तो 97 सब्जेक्ट हो गए और बीच में और जुड़ते कम होते रहते हैं। बेसिकली 97 ओरिजिनली थे। ये पॉइंट्स हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट दिल्ली वाली लॉ बना सकती है। इसमें ही लिखा हुआ है कि कंपनी को ऑर्गेनाइज करने का लॉ बनाया जा सकता है, तभी कंपनी लॉ बना। इसी में लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म को ऑर्गेनाइज करने का लॉ बनाया जा सकता है, इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट है। इसी में लिखा है कि एलएलपी को मैनेज करने का लॉ बनाया जा सकता है, इसलिए एलएलपी एक्ट है। ठीक है, तो ये सारे यहां लिखे। इसी में लिखा है सेल ऑफ गुड्स को कंट्रोल करने का लॉ बनाया जा सकता है। तो वो सारे सब्जेक्ट यहां लिखे। और इस लिस्ट में आते हैं 81 से लेकर 96 तक टैक्स रिलेटेड पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं एंट्रीज। सीरियल नंबर 1 2 3 ये जो है ना, इनको हम लोग अपना नाम देते हैं एंट्री। तो एंट्री नंबर 81 से 96 तक टैक्स रिलेटेड एंट्रीज आती है। इसमें लिखे हैं वो सारे टैक्स के नाम जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, जैसे जीएसटी तो इसी में आता है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये इधर ही आता है। ऐसे ही इसमें एंट्री नंबर 82, उसमें आता है टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। यहां पर क्लियरली लिखा है एंट्री नंबर 82 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं कर सकती, क्योंकि किसान तो अच्छे लोग होते हैं, उनको थोड़ी टैक्स लगना चाहिए। वही तो अच्छे हैं देश के लिए, वही बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, बाकी सब ऐसे ही है। तो किसान जो इतने अच्छे हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। पर ऐसा नहीं है कि उन पे टैक्स नहीं लग सकता। स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम को
टैक्स कर सकती है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी जनरली नहीं करती है। एक दो स्टेट्स हैं जिसमें वो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करते हैं, एक है केरला, एक है आसाम, एग्जाम्पल के तौर पे, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि हम तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएंगे। बाकी राज्यों में वो टैक्स नहीं करते हैं। आपको अपेरेंटली एक रीजन, मतलब अनरिटन रीजन पता होगा कि किसान बहुत बड़े वोट बैंक होते हैं, तो चुनाव लड़ना है ना हमको अगला भी, अगर इनको टैक्स कर लिया तो अगले चुनाव में फिर कैसे लड़ेंगे? तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। तो अभी क्या है कि उन्होंने हमारे संविधान में क्लियरली लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगा पा रही है, क्योंकि ये लिखा है। अगर ये नहीं लिखा होता तो कितना अच्छा होता, इनकम पे टैक्स ही नहीं होता, और अपने लिए कितना अच्छा होता, पढ़ना ही नहीं पड़ता, सीए इंटर में 60 नंबर गए, पढ़ना नहीं पड़ता, फाइनल में 100 नंबर 200 नंबर, पढ़ना नहीं पड़ता। बट आईसीआई थोड़ी छोड़ती है, वो कुछ और सब्जेक्ट बना लेती है, उनको थोड़ी चिंता है, वो तो उनको पता है हमको पढ़ाना है, और दे कुड हैव क्रिएटेड अनदर। चलो यही पढ़ लेते हैं, अब है तो क्या करें, तो मेरी भी दाल रोटी चल रही है इससे, तो ये पढ़ लेते हैं। टैक्स ऑन इनकम, दैट इज इनकम पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, एंड दे हैव लेविड इनकम टैक्स एक्ट 1961 लॉ लिखा, उसमें इनकम टैक्स लगाते हैं। कुछ पॉइंट्स अपन ने पढ़े, आगे और पढ़ते जाएंगे कल। थैंक यू वेरी मच।